दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2016 फेज़ 2 के पोर्शन फिजिक्स का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। आज इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। तो यह है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पोर्शन का पहला प्रश्न। हिंदी मीडियम से है ये। यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक g तीन मौलिक स्थिरांक हों, तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की विमा होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनकी विमाएं, हमें याद होना चाहिए। प्लांक नियतांक h की विमा होगी mL²T-1, ये हमारी है h की विमा। इसके बाद हम निकालेंगे प्रकाश का वेग यानी c की विमा, ये हो जाता है L-T-1। तीसरा स्थिरांक है हमारा मौलिक गुरुत्वीय स्थिरांक g, इसकी विमा होगी m⁻⁻1 L3 और t पे पावर -2, और लंबाई l की विमा हमारी l होती है। अब हमें तीनों राशियों को ऐसे सेट करना है कि इनकी उस सिस्टम की विमा हमारी l के बराबर हो जाए। तो देखते हैं, यहाँ पर m पर एक घात है प्लस की और m पर माइनस की 1 है। इसके बराबर करना है तो m को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो m अगर ये जुड़ जाए माइनस प्लस तो m ख़त्म हो जाएगा और जुड़ेगा हमारे गुणा में। तो h और g हमारे मल्टीप्लाई में आएंगे। तो h इंटू जी की विमा क्या हो जाएगी, m पे घात प्लस की 1 L2T-1 और m-1 L3T-2। तो मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये प्लस की है माइनस की है तो ये कट जाएगा। L के घातें 3 और 2 5 घातें हो जाएंगी, और T की घातें माइनस माइनस की हैं दोनों, तो T पे -3 आ जाएगी। हमें L के बराबर लाना है। तो एच जी हमारा रूट में है, तो इसको रूट में ले लें तो घातें आधी हो जाएंगी, टी पे -2 आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब अपॉन है सी में, तो सी हमें एल के बराबर लाना है। तो टी पे घात -3/2 है, तो ये घटाना है यानी काटना है। सी की विमा होती है एल टी पे -1। यहाँ पर टी पे -3/2 कब आएगी, ये -1 है तो इस पे घात 3/2 हम लगा दें। जब 3/2 इधर लगेगी तो सी पे घात आ जाएगी 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा एल पे घात 5/2, टी पे घात -3/2। इसी तरीके से बटे में L पे घात 3/2 और T पे -3/2। यहाँ से ये कट जाएगा, और L की घात प्लस प्लस की है बटे में, तो ये घट जाएंगी। तो L पे आ जाएगी 2/2 और 2 कट गया, तो ये आ गई हमारी L। तो ये जो है लंबाई की विमा के बराबर है, लंबाई की विमा। तो ये आ गया, ये हमारा होगा सही, √Hg/c पे घात 3/2। तो सही जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दो कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं और उनकी स्थितियों को क्रमशः, ये हमारे समीकरण दिए गए हैं, XP जो है वो T का फंक्शन है और XT और XQ इससे निरूपित किया जाता है किस समय पर इन दोनों का वेग समान होगा। तो वो टाइम निकालना है जिस टाइम में दोनों का वेग समान हो। तो ये हमारे फंक्शन है XT, T का फंक्शन है। इसको हम अगर T के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर ये हमारा P कार का वेग आ जाएगा dxp/dt। डिफरेंशिएट में क्या होता है, जो फंक्शन है जिसका T के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो T की घात 1 घट जाती है। A हमारा कांस्टेंट है, A रहेगा, T की 1 घात है, ख़त्म हो गई, प्लस 2 घातें हैं इस पर,
तो घात में गुणा में आ जाएंगे, 2b, एक घात कम हो जाएगी तो 2bt। ये हमारा p का वेग आ गया है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये q का वेग आ जाएगा dx/dt। इसमें f रह जाएगा, t खत्म हो जाएगा, -2 गुणा में आ गया, t की एक घात कम हो गई 2t। अब ये जो वेग हैं वो vp और vq जो प्रश्न में दिया गया है बराबर हैं। तो vp है a + 2bt, ये बराबर है हमारा f - 2t। इसमें से t की वैल्यू निकालना है तो t की वैल्यू आएगी हमारी, आ जाएगा t की वैल्यू। तो t की वैल्यू है f - a 2 1 + b, तो a ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए आरेख में r = 25 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण a = 15 मीटर/सेकंड से निरूपित किया जाता है। इस कण की चाल होगी। तो ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इस कण पर एक अभिकेंद्र बल लग रहा होगा केंद्र की ओर, और यहाँ त्वरण की दिशा जो है नीचे तरफ दी गई है। तो केंद्र की तरफ इस त्वरण का जो घटक होगा वो होगा a cos 30। त्रिज्या इस वृत्ताकार पथ की जो है वो 25 मीटर है। कुल त्वरण 15 मीटर/सेकंड के स्क्वायर से इसमें दिया गया है। तो अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा हमारा केंद्र की ओर लगने वाला इसका त्वरण का घटक, तो ये हो जाएगा 15 cos 30। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से इसको काट दें तो 7.5 √3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ये होता है अभिकेंद्र त्वरण v²/r। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, v² = r × अभिकेंद्र त्वरण। r की वैल्यू दी गई है 25 मीटर, अभिकेंद्र त्वरण निकाला है हमने 7.5 √3। v² बराबर है, v बराबर आ जाएगा ये 25 नहीं है, ये है 2.5। तो 2.5 × 7.5 गुणा √3 की वैल्यू 1.72। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 32.25 आया है, और इसका रूट निकाला है तो 5.7 मीटर/सेकंड। ये v की वैल्यू आ गई है। तो ये है डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान की एक सख्त गेंद किसी दृढ़ दीवार से नीचे आरेख में दर्शाए गए अनुसार 60 डिग्री पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया में गेंद की चाल में कोई हानि नहीं होती है तो दीवार द्वारा गेंद पर लगे आवेग का मान होगा। तो ये आरेख हमारा दर्शाया गया है, ये दीवार से 60 डिग्री कोण पर वेग टकराती है, v वेग से टकराती है। तो हम जानते हैं दीवार पर जो वेग गेंद पर, हम जानते हैं दीवार द्वारा गेंद पर जो आवेग लगेगा वो दीवार से गेंद का लंबवत टकराने के कारण जो संवेग परिवर्तन होगा वही गेंद पर आवेग होगा। तो ये जो v वेग है ये लंबवत, इसका घटक क्या होगा v cos थीटा। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, जबकि गेंद जो है दीवार से लंबवत टकराती है। तो ये हो जाएगा mv वापस हो रही है तब, यानी mv2 माइनस mv1। अब m द्रव्यमान है उसका, v जो होगा वो लंबवत घटक होगा v cos 60 माइनस ये इधर से टकराती है वापस जा रही है, तो ये दिशा इसकी बदल गई है, तो अपोजिट दिशा में जा रही है फिर। तो ये होगा m cos 60 डिग्री। mv cos 60 का मान 1/2 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा mv/1/2, तो ये हो जाएगा 2mv/2, 2 से 2 कट गया, ये mv के बराबर इसका आवेग निकल आया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 400 मीटर/सेकंड के क्षैतिज वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान ये गोली 2 किलोग्राम द्रव्यमान में लकड़ी के एक गुटके से टकराती है। यह गुटका 5 मीटर लंबी हल्की अवतारणी डोरी से लटका है। यदि गोली के टकराने के परिणामस्वरूप गुटके का गुरुत्व केंद्र 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर उठ जाता है
तो गुटके से क्षेत्रीय दिशा में बाहर निकलने पर गोली की चाल क्या होगी? तो ये गोली आ रही है, ये लकड़ी का गुटका लटका हुआ है, तो गोली की चाल है हमारी 400 मीटर पर सेकंड। गोली का द्रव्यमान है 10 ग्राम, इसमें 1000 का भाग देते हैं तो ये भी किलोग्राम में बदल जाएगा, 0.01 किलोग्राम। अब इससे जब गोली टकराती है तो गुटका 10 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है, यानी इसकी गति जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। तो हम निकाल लेंगे टकराने के बाद जो होगा वो गुटके का वेग कितना होगा। वेग होगा v² बराबर u² माइनस 2gh, इसमें u 0 है, लटका हुआ है, तो v बराबर रूट 0 हो जाएगा 2gh। इसको हम निकाल लेंगे, 2 गुणा g का मान 10 लगा दें और h जो 10 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में बदल दें तो 0.1 मीटर, v बराबर रूट 2 मीटर पर सेकंड। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। m गोली का द्रव्यमान ये है हमारा 0.01 किलोग्राम, चाल है हमारी 400 मीटर पर सेकंड। गुटका विरामावस्था में है, ये 0 हो गया। m1 गोली का द्रव्यमान 0.01, इसका v1 हमें निकालना है। m2 2 किलो का गुटका है और v2 ये है हमारा गोली का, जो गोली लगने के बाद गुटके का द्रव्यमान रूट 2। इसमें हम लगा लेते हैं आंसर, v की वैल्यू निकाल लें तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे 4 एकम 4, 2 के बाद 0.4 आ जाएगा, ये माइनस में पहुँच जाएगा 2 रूट 2 और बटे में आ जाएगा 0.01। इसको सॉल्व कर लें तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यह आई है 120 मीटर पर सेकंड। तो ये डी में है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 2 सर्वसम गेंदों A तथा B के वेग क्रमशः 0.5 मीटर पर सेकंड तथा 0.3 मीटर पर सेकंड हैं। ये एक रेखा के अनुदिश चलते हुए टकराती हैं। यदि यह टक्कर प्रत्यास्थ है तो इस टक्कर के पश्चात B तथा A के वेग होंगे। तो ये 2 सर्वसम गेंद हैं, A है तो A का जो वेग है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है और B का वेग है 0.3 मीटर पर सेकंड। ये दोनों गेंदें एक ही रेखा में अनुदिश चलकर टकराती हैं, इससे टकरा रही है। टक्कर हमारी क्या है, प्रत्यास्थ है, तो ये टक्कर प्रत्यास्थ है, इसलिए ये टकराने के बाद A का वेग आपस में परिवर्तित हो जाएगा। तो A का वेग पहुंच जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड, B का वेग हो जाएगा और B वाला पहुंच जाएगा वो A पर आ जाएगा, यह दोनों। अब ये इससे टकरा के वापस लौटेगी तो इसकी दिशा बदल जाएगी, तो 0.3 माइनस हो जाएगा, तो A का वेग 0.3 माइनस का और B का वेग होगा 0.5। तो B का वेग 0.5 मीटर सेकंड तथा A का वेग माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड, तो C ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी कण पर 4J + 3K न्यूटन बल लगाने पर वह बिंदु -2I + 5J से बिंदु 4J + 3K तक विस्थापित हो जाता है। इसकी क्रिया में बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा? तो ये F जो है वो हमारा सदिश, ये R1 R2 दो बिंदु हैं, ये R1 मान लें, ये R2 मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक सरकाने में जो डिस्टेंस होगी वो होता है कार्य F.D, ये हमारा कार्य होता है। तो F तो दिया ही है, D बराबर जो हमारी विस्थापन होगा वो होगा R2 - R1। R2 है 4J + 3K माइनस
और 1 हो जाएगा 2i प्लस 5j। तो d की वैल्यू आ गई 2i माइनस j प्लस 3k। w अदिश राशि है इसलिए सदिशों का अदिश गुणन होगा f डॉट d। अदिश गुणन में होता है जो i j के गुणांक हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। i का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। j का गुणांक 4 और यहाँ पर है -1 तो माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस के 3 और यहाँ प्लस के 3 है, 3 त्रिका 9 प्लस किया जाएगा। 9 में से 4 घट जाएंगे, ये आ जाएंगे 5 जूल। तो 5 जूल हमारा डी में है तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है घूर्णन करते हुए दो पिंड ए और बी द्रव्यमान क्रमशः m2m तथा जड़तागुण IA और IB है। इन दोनों की गुण गतिज ऊर्जाएं आपस में बराबर हैं यदि इनके कोणीय संवेग LA और LB हो तो ए पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा हम निकालें तो ये होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और ए की निकालना है तो ये हम IA सफिक्स ले लेते हैं। इसमें 1/2 IA स्क्वायर अगर कर दें तो अपॉन में IA और ले सकते हैं क्योंकि IA का मल्टीप्लाई कर दें तो ये I ओमेगा जो होती है वो हमारा जड़त्व आगुण होता है तो ये हो जाएगा LA स्क्वायर अपॉन IA। प्रश्न में दिया गया है दोनों पिंडों की जो घूर्णन गति ऊर्जाएं वो बराबर हैं तो ये बराबर होगा 1/2 LA स्क्वायर अपॉन IA 1/2 LB स्क्वायर अपॉन IB। ये घूर्णन गति ऊर्जाएं बराबर हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। ये आ जाएगा LA स्क्वायर अपॉन LB स्क्वायर और ये I इधर पहुंच जाएगा तो IA अपॉन IB। बर घटाया तो इधर रूट ले लिया तो IA अपॉन IB। अब यहाँ प्रश्न में दिया है IB बड़ी है IA छोटा है तो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये पूरी संख्या A से 1 से छोटी होगी तो ये 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है तो ये LA अपॉन LB ये भी क्या होगा 1 से छोटा होगा तो L को इधर ले लें LA इज लेस देन LB। तो LB बड़ा है LA छोटा है तो ये LB इज ग्रेटर देन LA। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R का एक ठोस गोला अपने व्यास की परिधि पूर्ण कर रहा है। उसी द्रव्यमान था उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन भी अपने ज्यामितीय अक्ष के प्रति गुणन कर रहा है। बेलन के गुणन की कोणीय चाल गोले से दुगना है। इन दोनों की गुण गतिविधियों का अनुपात इसमें से कितना होगा ये हमें निकालना है। तो गोला और बेलन की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमें निकालना है। देखते हैं गोले की गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसे हम 1 मान लें। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोले की होती है 2/5 mR स्क्वायर। R हमारी क्या है त्रिज्या है, ओमेगा 1 स्क्वायर। 2 से 2 कट गया है तो गोले की जो गतिज ऊर्जा है वो आ गई है 1/5 mR स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं बेलन की गतिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा 2 मान लेते हैं इसमें। और अब जो बेलन की I होगी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mR स्क्वायर। द्रव्यमान समान है और त्रिज्या भी समान है ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 mR स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात। ए गतिज ऊर्जा गोला और गतिज ऊर्जा बेलन, ये बराबर आ जाएगा 1/5 mR स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बटे 1/4 mR स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा mR से mR कट गया, ये 4 ऊपर आ जाएगा 4/5 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर।
बेलन के घूर्णन की कोणीय चाल गोले से दुगनी है, तो बेलन की ये दुगनी है यानी 2ω1 के बराबर है, तो ये जाएगा 4/5 ω1 स्क्वायर, ये बराबर है 2ω1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4ω1 स्क्वायर बट्टे 5ω1 स्क्वायर, और ये 2 का भी वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 से 4 कट गया, ω1 से कट गया, ये आ गया 1:5। तो ये है हमारी दोनों की गति ऊर्जाओं का अनुपात 1:5। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक हल्की छड़ की लंबाई L है, इसके 2 सिरों से क्रमशः M1 M2 द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ के लंबवत तथा इसके सहित केंद्र से यानी द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के परितः इस निकाय का जड़ता गुण होगा। तो ये है L लंबाई की एक लंबी छड़ जिसके 2 सिरों पर M1 M2 द्रव्यमान लगे हुए हैं। इसका द्रव्यमान केंद्र अगर G है तो इसको M1 की दूरी द्रव्यमान केंद्र से अगर R है तो M2 की दूरी L-R हो जाएगी। इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा σ/m/r², यानी M1 M2 दो द्रव्यमान संलग्न है, तो ये होगा M1r1² प्लस M2r2²। R2 जो है दूसरी दूरी M1 की, M2 की केंद्र से दूरी है L-R²। ये हो गया M1r1² प्लस M2, इसको हम खोल लेंगे L² प्लस R1² माइनस 2L/R1। M1r1² प्लस M2 L² M2r1² माइनस 2L/R1। यहाँ से R1² कॉमन आ गया, तो M1 प्लस M2 प्लस M2 L² माइनस 2L/R1। यहाँ M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 ये हो जाएगा और M2 यहाँ भी आ जाएगा। तो इसमें संतरण की अवस्था में क्या होगा, M1r1 = हो जाएगा M2 L-R1। यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी M2L/M1 प्लस M2। इसकी वैल्यू यहाँ लगा दें और यहाँ लगा दें, तो फिर हमारा जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा M1 M2 L² प्लस M2। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ कर गुरुत्वीय त्वरण g के परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही दर्शाता है। तो यह गुरुत्वीय त्वरण हम पृथ्वी सतह से गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, सतह से यह घटेगा, और अगर ऊपर पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है। प्रश्न में दिया गया है कि केंद्र से प्रारंभ करते हैं, तो केंद्र से जब प्रारंभ करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, और जब सतह से ऊपर उठ जाएगा तो फिर गुरुत्वीय त्वरण घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ देखते हैं, यहाँ से 0 केंद्र पर है तो 0 है तो बढ़ रहा है, और सतह से ऊपर उठ रहे हैं तो फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो बी ग्राफ सही दर्शा रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा उसके पृष्ठ का गुरुत्वीय त्वरण का मान g0 है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी। उपग्रह की कुल ऊर्जा स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होगी। तो स्थिर ऊर्जा होगी हमारी -gmm/r + h, और गतिज ऊर्जा होगी gmm/2r + h। हर बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर हर में, तो ये हर बराबर हो गया है 2r + h। 2 में से 1 घट गया, माइनस का बचेगा gmm।
जहाँ कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m उपग्रह का द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या है और h उसकी सतह से ऊंचाई है। अगर पृथ्वी के सतह पर g का मान गुरुत्वीय त्वरण g बराबर gm/r² से दिया जाता है तो gm की वैल्यू आ गई g0r² माइनस यहाँ लगा दें g0r² m/2r प्लस h। तो ये आ गई है हमारी उपग्रह की कुल ऊर्जा। यहाँ हमारा -mg0r² प्लस h, तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी द्रव की आयताकार झिल्ली का विस्तार 4x2 से बढ़कर 5x4 कर दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 3x10⁻⁴ जूल हो तो द्रव के पृष्ठ तनाव का मान होगा। तो किया गया कार्य है 3x10⁻⁴ जूल। आयताकार झिल्ली का क्षेत्रफल में वृद्धि हम निकालें तो क्षेत्रफल 5x4 बाद का लास्ट का है -4x2 ये पहले का है। ये एक साइड का क्षेत्र आ जाएगा। झिल्ली में दोनों साइड में कार्य हो रहा है, दोनों तरफ पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी 20 - 8 × 2 12 × 2 ये आ जाएगा 24। पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए W बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव T × डेल्टा A। T की वैल्यू निकालना है W/डेल्टा A। W है 3x10⁻⁴ बटे डेल्टा A आया है हमारा 24। ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलें तो 10⁻⁴ का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। ये हमारा कट गया है 3 × 8 = 24, 8 का भाग दे दें 0.125 Nm/मीटर। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 द्रवों के घनत्व क्रमशः ρ1, ρ2 और ρ3 हैं। तीनों द्रवों का पृष्ठ तनाव T समान है। 3 सर्वसम कोशिकाओं में तीनों द्रव समान ऊंचाई तक चढ़ते हैं। यदि इन द्रवों के लिए स्पर्श कोण θ1, θ2, θ3 हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध ठीक है। केश नली में जल स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 2t cos θ से दी जाती है। ये अपॉन में है ρg/r, जहाँ t पृष्ठ तनाव है, थीटा स्पर्श कोण है और r जो है केश नली की त्रिज्या है। ऊंचाई समान है, g समान है, r समान है और t भी समान है। तो इससे हमारा आ जाएगा cos θ1/ρ1 बराबर होगा cos θ2/ρ2। ये बराबर होगा cos θ3/ρ3। इसको हम एक और कांस्टेंट r मान लें तो फिर ये आ जाएगा cos θ1 बराबर ρ1r और इसी तरीके से cos θ2 ρ2r और इसी तरीके से cos θ3 ρ3r। अब हमारा दिया है ρ1 = ρ2 > ρ3, तो फिर cos θ1 > cos θ2 > cos θ3। तो cos थीटा की वैल्यू थीटा के मान के बढ़ने के साथ घटती है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी या बड़ी होगी। θ1 > θ2 > θ3 और ये होगा हमारा π/2 से कम। तो ये ऑप्शन में 0 इज़ लेस देन और इक्वल θ1 और लेस देन θ2 लेस देन θ3 और ये होगा π/2 के लेस देन होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 15वां प्रश्न है, 2 सर्वसम पिंड एक ऐसे पदार्थ के बने हैं जिनकी ऊष्माधारिता ताप के साथ बढ़ जाती है। इनमें से एक पिंड का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरे का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इन दोनों को संपर्क में रखा जाए और इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षय न हो तो दोनों पिंड का उभयनिष्ठ ताप होगा।
तो अगर दो पिंड ये हैं, इनको एक का जो ताप है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये दो पिंड आपस में संपर्क में रखे जाएंगे तो यहाँ से ऊष्मा इधर की तरफ चलने लगेगी। इसके द्वारा दी गई ऊष्मा इसके द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होगी। तो इससे इधर ऊष्मा चल रही है तो इन दोनों का जो संपर्क ताप होगा वो 100 के नज़दीक होगा, और 100 के नज़दीक का मतलब है 50 डिग्री से अधिक। तो T इज़ ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह 50 डिग्री से अधिक होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी वस्तु का ताप 3T से 2T तक गिराने में 10 मिनट का समय लगता है। कमरे का ताप T है। यदि इसमें न्यूटन के शीतलन नियम का अनुपालन होता है तो अगले 10 मिनट के अंत में वस्तु का ताप क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें न्यूटन के शीतलन नियम का अनुपालन होता है। न्यूटन के शीतलन नियमानुसार होता है dt/dt। ये हमारा T ताप है, dt का मतलब ताप का अंतर। कितने समय में कितना ताप अंतर आता है वो हमारा T/dt होगा। के T1 + T2/2, ये माध्य ताप, वस्तु का जो माध्य ताप हुआ वो -T0, ये हो गया कमरे का यानी माध्यम का ताप। तो इसमें वस्तु का ताप 3T था, 2T रह गया है, ये अंतर आ गया। कितने समय में ये अंतर हुआ है, 10 मिनट में, बराबर के जो है हमारा चालन गुणांक है। पहला ताप 3T प्लस दूसरा ताप T2T/2 माइनस कमरे का ताप T है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। T/10 बराबर के 5T - 2 गुणा कर देंगे 2T/2, यह आ जाएगा T/10 बराबर के 3T/2। T से T कट जाएगा, 2 से 5 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10। के की वैल्यू आ जाएगी 1/15। यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली है। अब हम अगले 10 मिनट के लिए निकालेंगे। तो अब हमारा जो वस्तु का ताप है 2T है अगले 10 मिनट के लिए, तो 2T। इसके बाद जो लास्ट ताप होगा वो हमें निकालना है। वस्तु का ताप अगले 10 मिनट में कितना रह जाता है, तो इसे हमें T3 मान लेते हैं, बटे अगले 10 मिनट के लिए 10 मिनट हो जाएगा। के का मान 1/15 हम निकाल चुके हैं। जो माध्य ताप होगा वो 2T प्लस T3/2 माइनस कमरे का ताप वही है T। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 5 से कट गया है। 2 से T में ये गुणा करके इसमें घटा देंगे, तो 2T - T3/2 1/3। 2T प्लस T3 माइनस 2T/2। 2T से ये 2T कट गया है और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 6T माइनस, यहाँ से 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो 3T हो जाएगा। 3 3 इधर जोड़ देंगे, 6T बराबर 3T3 प्लस T3, ये हो गया 4T3 6T, और ये T3 यानी लास्ट यानी अगले 10 मिनट में जो वस्तु का ताप होगा वो T3 होगा, वो 6T/4, यहाँ 2 से कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा T3 3T/2। तो 3T/2 सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रम में एक परमाणु आदर्श गैस के 1 मोल के परिवर्तन को समीकरण PV/Q बराबर स्थिरांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रक्रम की अवधि में गैस की ऊष्माधारिता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि अल्फा गुणांक वाले बहुउद्देशीय प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर होती है CV + R/1 - अल्फा। तो अब किसी प्रक्रम के लिए PV/Q बराबर स्थिरांक ये हमारा दिया गया है। यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है, और एक परमाणु गैस के लिए CV बराबर होता है 3R/2। अब आंसर हमारा R की पदों में है, तो CV और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं।
तो गैस की ऊष्माधारिता C बराबर CV यानी 3R/2 प्लस R/1 माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा की वैल्यू है 3। इसको हल कर लेते हैं। 3R माइनस R/2, यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे तो माइनस की R हो जाएगा। ये हो जाएगा 2R/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये R आ जाएगा। तो ये विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो R के बराबर होगी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी शीतलक यानी रेफ्रिजरेटर के भीतर का ताप T2 डिग्री सेंटीग्रेड है और कमरे का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड है। आदर्श अवस्था में प्रति जूल विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर कमरे को स्थानांतरित ऊष्मा का मान होगा। तो हम नोट कर लेते हैं, फ्रिज के भीतर का जो ताप है वो T1 मान लेते हैं, उससे ये है T2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में बदलते हैं तो हम T2 प्लस 273 इसमें जोड़ देते हैं तो ये डिग्री केल्विन में आ जाएगा। अब कमरे का ताप इसे T2 मान लेते हैं तो ये है T1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें भी 273 अगर जोड़ दें तो ये डिग्री केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रति जूल विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर कमरे की स्थानांतरित ऊर्जा। तो प्रति जूल कमरे की स्थानांतरित ऊर्जा का मान हमारा क्या होगा, ये होगा Q/W। Q हमारी ऊष्मा है तो ये होगी हमारी कमरे का ताप बटे W हमारा होगा तापांतर के बराबर कार्य होगा, तो T2 माइनस T1। ये T2 कमरे का ताप है और ये है T1 अंदर का ताप। तो T2 है वो हमारा है T1 प्लस 273 बटे T1 प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273। 273 ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा T1 प्लस 273 बटे T1 माइनस T2। ये हमारी स्थानांतरित ऊष्मा का मान आ गया है। तो T1 प्लस 273 बटे T1 माइनस T2, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श गैस के निदर्श का दाब P तथा परमताप T होने पर आयतन V है। इस गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है तो गैस का घनत्व होगा। गैस के निदर्श का दाब जो होता है वो होता है P बराबर 1/3 Nm/V VRMS का स्क्वायर यानी रूट मीन स्क्वायर का। यहाँ पर N मोलों की संख्या है और M एक अणु का द्रव्यमान है, तो Nm गैस का द्रव्यमान और V है हमारा आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, तो P बराबर हो जाएगा 1/3। इसको घनत्व को रो से दिखाएं तो V² RMS और V स्क्वायर होगा हमारा 1/3 रो 3RT/m0। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से अगर हमें निकालना है घनत्व रो बराबर आ जाएगा m0P ये दाब है बटे RT। यहाँ से m0 की वैल्यू लगा दें, m0 होगा हमारा Na यानी एटॉमिक नंबर इंटू m, P/R की वैल्यू Na K इंटू T, Na से Na कट जाएगा, ये आ जाएगा रो यानी गैस का घनत्व बराबर MP/KT। तो इसमें आ जाएगा हमारा MP/KT, सी ऑप्शन सही है। किसी कमानी का ऊपरी सिरा स्थिर है तथा निचले सिरे से m द्रव्यमान का एक पिंड लटका है। कमानी का अपना द्रव्यमान नगण्य है। कमानी के निचले सिरे को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने पर द्रव्यमान m का पिंड दौड़न करने लगता है और इसके दौड़ने का आवर्तकाल 3 सेकंड है। m के मान में 1 विराम बढ़ाने पर दौड़ने का आवर्तकाल 5 सेकंड हो जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई रूट m/k। यहाँ से 2 पाई रूट m द्रव्यमान लटका है,
के हमारा स्थिरांक है, ये बराबर है हमारा 3। अब m द्रव्यमान में 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई, तब ये बराबर हमारा 5 है। इसको हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3/5। 2 पाई से 2 पाई कट गया है, के से के कट जाएगा, इसका रूट हटाने के लिए वर्क कर दें तो ये आ जाएगा m/m+1 बराबर 9/25। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी 9/16। m का मान आ गया है, तो 9/16 ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी खुले आर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति L मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है। खुले पाइप की लंबाई होगी। तो खुले आर्गन पाइप के लिए जो आवृत्ति होगी वो NV/2L के बराबर होगी, और बंद आर्गन पाइप के लिए आवृत्ति 2n+1/4L × V। L पाइप की लंबाई, यहाँ पर खुले पाइप की लंबाई है, ये L बंद पाइप की लंबाई है। प्रश्नानुसार ये दोनों हमारी जो आवृत्तियाँ हैं खुले पाइप के लिए बंद पाइप के लिए बराबर हैं, तो ये हो जाएगा NV/2L बराबर 2n+1/4L × V। यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो खुले पाइप के लिए द्वितीयक अधिस्वरक के लिए 3 आएगी, तो 3V/2L। यहाँ बंद पाइप के लिए प्रथम अधिस्वरक के लिए n का मान 1 होगा, तो 2 × 1+1/4L। L हमारी लंबाई दी गई है बंद पाइप के लिए, इंटू V। V से V कट जाएगा, L ये हमें निकालना है तो ये L1 मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो L की वैल्यू आ जाएगी 2L के बराबर। यहाँ 2L C ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, समान आयाम की 3 ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ दी गई हैं, n-1, n और n+1 हैं। इनके अध्यारोपण से विस्पंद उत्पन्न होते हैं। प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या होगी। तो प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या यानी आवृत्ति क्या होगी, तो ये होगा हमारा डेल यानी आवृत्तियों में डिफरेंस F1 - F2। तो ये आ जाएगा हमारा n - n-1, n से n कट जाएगा, 1 बचेगा। और अगर इन दो में देखें लास्ट वाले में तो n+1 - n, तो ये भी बराबर क्या आ जाएगा 1 आ रहा है विस्पंदों की संख्या। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन प्रति मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका आवेश होगा। तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। बल आघूर्ण 4 न्यूटन हमारा दिया गया है, 4 न्यूटन प्रति मीटर। P यहाँ से निकाल लेंगे और E की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁵ और साइन 30 डिग्री इसमें कोण दिया गया है। तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2 × 10⁵ और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, या 2 से ये 2 काट दें तो ये आ जाएगा P बराबर 4 × 10⁻⁵। ये 10⁻+5 है, ये ऊपर जाएंगी तो -5 हो जाएंगी। अब P बराबर होता है Q × 2L। L हमारी लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। P का मान हमने निकाल लिया है, ये है हमारा 4 × 10⁻⁵। Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2 ×
2L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देते हैं, 10⁻⁻2 हो जाएगा। Q है हमारा आवेश, ये हमारा आवेश का मान आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 गुणा 10⁻, ये 2 इधर से घट जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगी, तो ये आ जाएगा 2 मिली कूलाम। तो यहाँ पर सारा माइक्रो कूलाम दिया गया है, तो ये 2 मिली कूलाम होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र का क्षेत्रफल A तथा इसकी धारिता C है। इसकी 2 प्लेटों के बीच का पृथक्करण यानी दूरी D है। इसमें क्रमशः K1, K2, K3, K4 परावैद्युतांक के 4 परावैद्युत पदार्थ नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए गए अनुसार भरे गए हैं। यदि इन चारों परावैद्युत पदार्थों के स्थान पर इस संधारित्र में K परावैद्युतांक का केवल एक परावैद्युत पदार्थ भरा जाए ताकि उसकी धारिता C ही हो, तो K का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा आरेख दिया गया है। तो हम जानते हैं समांतर संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ A उसका क्षेत्रफल है संधारित्र प्लेटों का और D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। अब इस आरेख को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जहाँ K1, K2, K3 ये हमारे परावैद्युतांक हैं। ये मान लिया K1 और ये K2 और ये K3 परावैद्युतांक के, C1 ये मान लिया C2 और ये C3, ये 3 संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और चौथा K4 वाला परावैद्युतांक का C4 संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में है। अब इसका क्षेत्रफल A/3 तीनों का ही है और इसका क्षेत्रफल है हमारा A। तो इसमें C1 हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो K1 परावैद्युतांक E एप्सिलॉन नॉट A/3 और D/2, यानी इसके बीच की दूरी है D/2। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, 2K1 अपॉन 3 D एप्सिलॉन नॉट A। इसी तरीके से क्षेत्रफल A/3 है, D/2 दूरी भी बराबर है सबकी, तो C2 हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C3 हो जाएगा 2K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब C4 का संधारित्र हमारा नीचे है, जिसका परावैद्युतांक K4 है, तो एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल A है और दूरी है वो हमारी D/2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा। अब C1, C2, C3 की तुल्य धारिता जो होगी CA मान लें, तो ये हमारा C1, C2, C3 समांतर श्रेणी में है, तो तुल्य धारिता हो जाएगी CA बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से 3 यहाँ पर सब में है, इसमें नहीं है, तो 2/3 कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है और क्षेत्रफल भी कॉमन है। ये आ जाएगा हमारा K1 प्लस K2 प्लस K3। अब ये जो चौथा है वो उसकी तुल्य धारिता अगर CB माने तो ये C4 के बराबर हो जाएगी। अब CA CB श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता अगर इनकी C दी गई है तो 1/C बराबर आ जाएगा 1/CA प्लस 1/CB। इसकी 1 में है तो D ऊपर आ जाएगी, क्योंकि दूरी जो है वो D है। अपॉन में आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, क्षेत्रफल परावैद्युतांक इनका K है और 1/ ये आ जाएगा C 2/3 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 प्लस K3
प्लस 1/, यहाँ से बटे में जो d है 3d ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ से K4 एप्सिलॉन नॉट a बटे d है तो d ऊपर आ जाएगा। तो d इन तीनों में है, d से d कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और a से ये a कट जाएगा। अब बचेगा हमारा 1/k, यहाँ से बचा है 3 ऊपर पहुँच गया, ये 3/k1 a से कट गया है, ये a तो k1 प्लस k2 प्लस k3, और यहाँ पर 2 और है, प्लस 1/, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 k4 बचेगा। यहाँ से 2 यहाँ से ले लें तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा लास्ट 2/k, 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। देखें ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा सही है। ये बन रहा है चौथा ऑप्शन, यानी d 2/k, 3/k1, k2, k3 और 1/k4, डी ऑप्शन हमारा सही है। 25वां प्रश्न है, दर्शाए गए आरेख में बिंदुओं a तथा b के बीच विभवांतर VA-VB होगा। इसमें आरेख दिया है, बिंदु VA और VB के बीच में जो भी विभवांतर है वो निकालना है। यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध या 1 ओम का प्रतिरोध है, 3 वोल्ट विभवांतर है, और इसमें इसके बीच में जो धारा है 2 एम्पियर है, और इसकी धारा की दिशा एक ही है। तो A और B के बीच में जो विभवांतर होगा वो हमें निकालना है। किरचॉफ के वोल्टता के नियम के अनुसार VA और VB के बीच में जो विभवांतर है वो देखते हैं। यहाँ 2 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है और विभवांतर होता है V बराबर IR, I है 2 एम्पियर और R भी 2 है, प्लस यहाँ 3 वोल्टेज की एक बैटरी लगी हुई है, प्लस 3 कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 एम्पियर की धारा है और 1 ओम का प्रतिरोध है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 2 1 2, 4 3 7 2 9, ये आ गया 9 वोल्ट विभवांतर होगा A और B के बीच। तो ये होगा हमारा A ऑप्शन सही है। एक फिलामेंट यानी जो बल्ब है उसका तंतु, इसकी जो रीडिंग है वो 500 वाट यानी 100 वोल्ट, यानी इसकी जो शक्ति है वो 500 है और उसका जो विभवांतर है बल्ब का 100 वोल्ट है। इसको 230 वोल्ट की मेन सप्लाई में प्रयोग किया जाना है। इसके श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक कार्य करता है तथा 500 वाट शक्ति लेता है। इसको उसमें रीडिंग दी गई है। तो R की वैल्यू क्या होगी? तो बल्ब की जो रीडिंग है वो 500 वाट और 100 वोल्ट है। तो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो तो उस धारा का मान कितना होगा? ये होगा P/V, शक्ति 500 और V हमारा 100 है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। इस बल्ब में 5 एम्पियर की धारा बहेगी। अब बल्ब के तंतु का प्रतिरोध RB अगर माने तो ये होगा हमारा V²/P, V हमारा 100 है, स्क्वायर बटे 500, 1 2 0 कट गया, 5 से काट देंगे, यह आ गया 20 ओम। अब इस बल्ब की श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, तो फिर हमारी धारा कितनी होगी? धारा जो सूत्र दिया जाएगा वो मेन सप्लाई का विभव और टोटल श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, तो इसका टोटल प्रतिरोध R प्लस RB यानी बल्ब का प्रतिरोध, और ये जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है R वो प्रतिरोध। तो R की वैल्यू हमें निकालना है। I हमारी 5 है, 230 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है। R हमें निकालना है। RB यानी बल्ब का जो प्रतिरोध है वो है 20 ओम। इसको सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 का गुणा कर देंगे, 5 इधर आ जाएगा। R प्लस 20 बराबर 230/5, ये बराबर आ गया 46, और R बराबर 20 इधर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26 ओम। तो ये डी ऑप्शन है 26 ओम, तो डी ऑप्शन हमारा सही है।
किसी लंबे तार से अपरिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को एक फेरे के वृत्ताकार पाश यानी लूप में मोड़ने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। अगर इसी तार को n फेरों की वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है तो इस n फेरों वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो μ0I/2r के बराबर होता है, जहां r कुंडली की त्रिज्या है। इसमें L लंबाई के एक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इसी तार को हम एक वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दें तब उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B होगा। तो इसमें ये परिधि में बदल जाएगी L, तो L बराबर हो जाएगी 2πr। r जो है लूप की त्रिज्या है तो r बराबर L/2π आ जाएगा। अब इस तार को एक फेरे वाली लूप में जो बदला गया है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B बराबर होगा μ0I/2। ये हो जाएगी, r की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर L/2π और 2π ऊपर आ जाएगा तो ये 2π यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये B की वैल्यू आ जाएगी μ0I/π/L। ये पहला समीकरण मान लें। अब इसी कुंडली को यानी इसी एक L लंबाई के तार को n लूप वाली कुंडली में बदला जा रहा है तो फिर ये L बराबर आ जाएगी 2πnr। तो यहाँ से r बराबर L/2πn। अब यहाँ पर धारा, यहाँ पर एक लूप में I धारा बह रही थी, अब इसमें n लूप हो गए हैं तो ये धारा हो जाएगी हमारी ni के बराबर। अब n लूप वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू निकालना है, इसे B डैश मान लें। ये हो जाएगी μ0I की वैल्यू ni, 2 r की वैल्यू आ गई हमारी L और ये हमारी L/2πn, तो ये 2πn बटे में होगा, ऊपर पहुंच जाएगा 2πn, 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा n² μ0I/π/L और ये जो है वो हमारी B के बराबर है, यानी एक लूप वाली कुंडली B। तो ये आ जाएगा n² B के बराबर, n² B। C ऑप्शन हमारा सही है। किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में एक पतली सूची धागे से लटकाया गया एक दंड चुंबक साम्यावस्था में है। इसे 60 डिग्री से घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। अब इस चुंबक को इसी नई स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बलागुण का मान क्या होगा। तो चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर mb cos θ1 - cos θ2, यानी पहली स्थिति का कोण और दूसरी स्थिति का कोण। तो घुमाने में किया गया कार्य W जूल है, mb हमें पता नहीं है, अभी cos 0 पे था, साम्यावस्था में था, अब ये 60 डिग्री घुमाया गया है तो ये mb ऐसे रखेंगे, cos 0 का मान 1 और cos 60 का मान 1/2, ये आ जाएगा mb/2। तो mb की वैल्यू हमारी W के पदों में आ जाएगी 2W। अब इसी 60 डिग्री पर बनाए रखने के लिए इस चुंबक पर जो बलागुण होगा वो होगा टाउ बराबर mb sin थीटा। mb का मान 2W sin 60, sin 60 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, W √3, ये होगा हमारा बलागुण √3W। तो C ऑप्शन हमारा सही है। 3.57 × 10⁻² टेस्ला तीव्रता के अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रहा है। यदि E/m का मान 1.76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम हो तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति होगी। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र अगर B में
क्यू आवेश का कोई कण v वेग से प्रवेश कर रहा है लंबवत जिसका द्रव्यमान m हो तो ये इसमें वृत्तीय गति करने लगेगा। इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी वो हमारी दी जाती है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb। अगर यहाँ पर इस सवाल में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो mv/ev हो जाएगा, जहाँ e जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब पूर्ण चक्र में लगा समय अगर t है तो ये हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। दूरी है हमारी वृत्ताकार तो 2πr अपॉन चाल है v वेग है उसका। तो यहाँ से r की वैल्यू हम यहाँ लगा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2π, r की वैल्यू है mv अपॉन eb और ये है हमारी v से v कट गई तो t बराबर आ गई 2πm अपॉन eb। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये होती है परिक्रमण की आवृत्ति होगी 1/t यानी f निकालना है, इसका उल्टा हो जाएगा Eb/2πm। अब यहाँ से वैल्यू लगा देते हैं। E/m की वैल्यू दी गई है 1.76 × 10⁻11। B की वैल्यू दी गई है 3.57 × 10⁻² अपॉन यहाँ पर 2 और पाई की वैल्यू 3.14। इसको हमने हल किया है तो ये आया है हमारा 1 × 10⁹। इसको भाग दे दिया है, 11 में से 2 घट गई, 9 घातें बची हैं तो ये हट जा गई। ये हमारी होती है गीगा जो होता है वो 10⁹ होता है तो ये हो जाएगा 1 GHz। तो ये आ जाएगा 1 GHz। बी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 30वां प्रश्न। संचार हेतु किसी LCR प्रपथ के बेहतर समस्वरण यानी ट्यूनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उपयुक्त होगा। तो LCR का संयोजन बेहतर समस्वरण के लिए ये आता है Q बराबर 1/r√L/c। तो Q का अधिकतम मान बेहतर समस्वरण के लिए जो होगा वो संयोजन सही होगा। तो इसमें L मैक्सिमम होना चाहिए और C मिनिमम और R भी मिनिमम होना चाहिए, तभी Q का मान अधिकतम आएगा। तो इसमें देखते हैं L मैक्सिमम इसमें सबसे ज़्यादा ये है 3.5, C मिनिमम सबसे कम जो है 30 माइक्रोफैरड और R भी मिनिमम 15 ओम है इन सब में। तो D ऑप्शन हमारा सही है। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र R त्रिज्या के किसी क्षेत्र में सीमित है। यह चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ dB/dt की दर से परिवर्तित होता है। नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए गए अनुसार त्रिज्या R यानी कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r का पाश फर्स्ट R क्षेत्र को यानी स्मॉल r क्षेत्र को प्रबद्ध करता है तथा कैपिटल R त्रिज्या का पाश यानी दूसरा पाश है चुंबकीय क्षेत्र की सीमा से बाहर है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो पास फर्स्ट में देख रहे हैं ये हमारा स्मॉल r के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो विद्युत वाहक बल होता है E d∅/dt यानी फ्लक्स परिवर्तन। अब हम पास फर्स्ट में देखें। पास फर्स्ट में d∅/dt जो आएगा वो क्या आएगा, फ्लक्स परिवर्तन d E बराबर होगा -d∅/dt और फाई होता है BA यानी चुंबकीय क्षेत्र इंटू जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका यह क्षेत्रफल अपॉन dt माइनस। तो ये हो जाएगा -dB/dt। ए हो जाएगा हमारा πr², ये हमारा कांस्टेंट है। तो E बराबर आ जाएगा -πr²dB/dt। अब आते हैं पास 2 में। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इसमें है नहीं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। तो E बराबर आ जाएगा -d∅/dt। फ्लक्स परिवर्तन हमारा क्या है 0 है तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा दूसरे पास में। तो देखते हैं हम पास फर्स्ट में है -dB/dt πr²।
और पॉजिटिव में 0, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। यहाँ पर ये सेम है पहला और डी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए होगा कैपिटल आर, तो ये फिर डी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी LCR परपथ में प्रतिरोधक धारिता L प्रेरकत्व है, C धारिता और R प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट है। इस परपथ का शक्ति गुणांक होगा। तो LCR परपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाई बराबर R/Z होता है। I से मल्टीप्लाई करते हैं IR/IZ, ये बराबर आ जाएगा हमारा IR। Z बराबर होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर, ये आ जाएगा cos फाई बराबर IR/√IXL माइनस IXC का स्क्वायर प्लस IXR का स्क्वायर। यहाँ मान लगा देते हैं। IR यानी प्रतिरोधक का विभवांतर 80 वोल्ट, 80/रूट के अंदर XL यानी प्रेरकत्व का विभवांतर, ये है हमारा 100 माइनस धारिता का विभवांतर, ये है हमारा 40 का स्क्वायर प्लस XR 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 80/रूट के अंदर 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 80/ इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये जाएगा जोड़ के 10,000 और 80/100 आ जाएगा वर्गमूल, ये आ जाएगा 0.8। 0.8 डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 100 ओम का एक प्रतिरोध तथा 100 ओम प्रतिघात का एक संधारित्र किसी 220 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संधारित्र के 50% आवेशित होने पर विस्थापन धारा का शिखर मान होगा। आरसी परपथ की प्रतिबाधा जो होगी वो होगी ZRC बराबर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये है हमारी 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 100√2। अब हमें निकालना है धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान होगा वोल्टेज का शिखर मान बटे प्रतिबाधा। वोल्टेज का शिखर मान होता है V√2 के बराबर ZRC, और V यानी वोल्टेज का जो मान है वो 220 है, तो ये आ जाएगा हमारा 220√2 बटे प्रतिबाधा जो आई है वो 100√2। √2 से √2 कट गया, 0 कट गया, 10 का भाग दें तो यह जाएगा 2.2 एम्पियर। तो 2.2 एम्पियर बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कांच के दो सर्वसम समोत्तल लेंसों में प्रत्येक की फोकस दूरी f है। इस कांच का जो अपवर्तनांक है 3/2 है। इनको संपर्क में रखकर इनके बीच के रिक्त स्थान को जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 से भर दिया जाता है। इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो ये हमारा चित्र बनेगा। ये दो लेंस हैं, F1 F2 मान लिया, इसके बीच में जो खाली जगह है इसमें जल भर दिया गया है। अब इस संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो होगी 1/f बराबर 1/f1, 1/f2 और 1/f3। ये f हम कैपिटल मान लें क्योंकि संयोजन की निकालना है हमें। ये f1 और f2 f है, दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी है वो f है, तो 1/f3 ये आ जाएगा 2/f प्लस 1/f3। अब अगर कांच का अपवर्तनांक दिया है तब हम निकालेंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 2/r। ये हमारी उत्तल लेंस के लिए है। म्यू यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2
2/r, 1/2, 2/r, 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा 1/f, यानी f बराबर r। अब जो जल का ये बनेगा, ये हमारा अवतल बनेगा, जल से जो बनेगा वो। अब इसके लिए हमें 1/f3 निकालना है। 1/f3 होगा म्यू माइनस 1 इंटू माइनस 2/r। यहाँ पर म्यू जल का वर्तनांक है, 4/3 माइनस 1 माइनस 2/r, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1/3 माइनस 2/r, तो ये आ गई हमारी 1/f3 माइनस 2/3r। f3 का मान, f का मान यहाँ लगा देते हैं यहाँ पर, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/f यानी संयोजन की फोकस दूरी 1/f, f दिया ही है, प्लस 1/f3, ये 2 हैं, दोनों को जोड़ दिएगा, 2/f है। 1/f3 का मतलब है माइनस 2/3r, और r की वैल्यू हमारी f के बराबर है, तो ये आ जाएगी 2/f माइनस 2/3f। यहाँ से 3f आ गया हमारा एलसीएम, f का 3 दूनी 6 माइनस 2, यह आ गया 4/3f। इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगी संयोजन की फोकस दूरी, f बराबर 3f/4। तो ऑप्शन देख रहे हैं हम 3f/4, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कांच की किसी पट्टिका जिसका वर्तनांक 1.5 है के भीतर वायु का एक बुलबुला बंद है। पट्टिका के एक पृष्ठ से लगभग लंबवत देखने पर इस बुलबुले की गहराई 5 सेमी तथा विपरीत पृष्ठ से देखने पर 3 सेमी प्रतीत होती है। इसे पट्टिका की मोटाई सेमी में प्रतीत होती है। माना ये कांच की पट्टिका है जिसकी मोटाई हम t सेंटीमीटर मान लेते हैं। एक तरफ से देखने पर, लंबवत देखने पर 3 सेमी लग रही है ये, और दूसरी तरफ देखने पर 5 सेंटीमीटर लग रही है। तो आभासी दूरी हमारी होती है t/μ, यानी जो हमें दूरी महसूस हो रही है वो दूरी वास्तविक दूरी बटे उस कांच का अपवर्तनांक होगा। तो ये दूरी हमारी, मान लिया इसका वास्तविक जो मोटाई है वो t है, तो t/μ बराबर, एक तरफ से देखने पर 3 सेंटीमीटर दिख रही है और दूसरी तरफ से 5 सेंटीमीटर, तो टोटल दूरी हमारी 3 धन 5 हो गई है। तो t बराबर आ जाएगी 3 5 8 म्यू, और म्यू का मान है 1.5, 15 × 120.12 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात n है। इनके अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण पैटर्न में अनुपात I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटे I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम का मान होगा। तो प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात दिया है, तो तीव्रता का अनुपात I2/I1 बराबर n दिया गया है। अब हमें निकालना है I मैक्सिमम I मिनिमम का अंतर और योग का अनुपात। तो ये आ जाएगा हमारा √I2 प्लस √I1 इसका स्क्वायर, ये हमारी मैक्सिमम है, और ये अंतर जो है उसका √I1 स्क्वायर का अंतर, ये मिनिमम है, अपॉन √I2 प्लस √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 प्लस माइनस √I1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो देखते हैं। √I1 को बाहर ले लिया हमने, तो ये रूट हट जाएगा, I आ जाएगा, रूट के अंदर I2/I1 प्लस 1
माइनस रूट के अंदर I2 अपॉन I1 माइनस 1, ये स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा अपॉन में आ जाएगा, रूट I2 अपॉन I1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, I1 बाहर आ गया, प्लस रूट I1 अपॉन I1 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ I2 अपॉन I1 ये हमारी n के बराबर है, तो ये आ जाएगा I1 से I1 कट जाएगा, रूट n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट n प्लस 1 और प्लस रूट n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 रूट n अपॉन नीचे आ जाएगा n प्लस 1 2, तो 2 से कट जाएगा, ये आ गया 2 रूट n अपॉन n प्लस 1। 2 रूट n अपॉन n प्लस 1, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आंख से केवल 50 सेमी तथा 400 सेंटीमीटर दूरी के बीच स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी को अनंत तक करने के लिए उस व्यक्ति को किस प्रकार के और कितनी शक्ति के संशोधक लेंस की आवश्यकता होगी? तो हमको मालूम है कि व्यक्ति हमारा जो 400 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, इससे आगे वो नहीं देख सकता है। तो अब उसको कौन सा लेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि वो स्पष्ट देख सके अनंत तक करने के लिए? तो कोई चीज़ अनंत पर है, उसको उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ आना चाहिए? 400 सेंटीमीटर दूरी पर। तो v बराबर हमारी होना चाहिए 400 और u बराबर अनंत है हमारी, क्यों? अनंत दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो इसके लिए ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसके लिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f की वैल्यू निकालना है, v हमारी कितनी होगी? 400 यानी 4 मीटर, तो 4 ही रहने दें। ये वस्तु माइनस में होगी, माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, तो 1 अपॉन f ये 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन 4, यही हमारी क्या होगी? शक्ति होगी। तो यह आ जाएगी माइनस 0.25 डायोप्टर। तो ये माइनस में आ रही है, इसलिए अवतल लेंस होना चाहिए। तो ये है हमारा अवतल माइनस 0.25 डायोप्टर, सी ऑप्शन इसका सही है। 0.02 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक रेखीय द्वारक को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी लेंस के निकट सामने रखा गया है। द्वारक को 5 × 10⁻⁻5 सेमी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की समांतर किरणपुंज द्वारा लंबवत प्रकाशित किया गया है। प्राप्त विवर्तन पैटर्न के प्रथम अदीप्त बैंड की पर्दे के केंद्र से दूरी क्या होगी? ये हमें निकालना है। तो विवर्तन प्रारूप के प्रथम अदीप्त बैंड के पर्दे के केंद्र से दूरी क्या होगी? वो दी जाती है हमारी y बराबर लैम्डा d अपॉन a। यहाँ y की वैल्यू निकालना है, लैम्डा हमारी दी गई है, ये है तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻⁻5 और d की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर और a की वैल्यू है 0.02। इसको हम हल कर देंगे, 0 दशमलव बटा दें, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 3000, 5 या 15,000 10⁻⁻5, तो ये आ जाएगी 5 1 2 3 4 5 0.15 सेंटीमीटर। तो 0.15 सेंटीमीटर ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, किसी एक्स किरण नलिका के लक्ष्य पर लैम्डा दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तथा m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। उत्सर्जित एक्स किरण के संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 का मान होगा। तो एक्स किरण नलिका के लक्ष्य पर लैम्डा दे ब्रोगली तरंग का इलेक्ट्रॉन टकराता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा क्या है? m, और अगर प्रांगणिक गुणांक h हो तो इलेक्ट्रॉन का संवेग p बराबर h अपॉन लैम्डा होगा, और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अगर m है तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होगी
p स्क्वायर अपॉन 2m और p की वैल्यू है हमारी h अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तो यदि पृष्ठ पर आपतित इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है तो उस पृष्ठ से निकलने वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य जो कहलाएगी वो अंतक तरंग दैर्ध्य कहलाती है। उत्सर्जित एक्स किरण की अधिकतम ऊर्जा E बराबर होगी एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो। ये लैम्डा ज़ीरो हमारी एक्स किरण की अंतक तरंग दैर्ध्य होगी। अब यह है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये पूरी ऊर्जा उसने स्थानांतरित कर दी है, तो ये ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन एक्स किरण की ऊर्जा के बराबर होगी। तो एच सी अपॉन लैम्डा ज़ीरो बराबर हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। एच से स्क्वायर कट जाएगा, लैम्डा ज़ीरो की वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा ज़ीरो ये है हमारी अंतक तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा ज़ीरो बराबर आ जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर c अपॉन h। तो इसमें लैम्डा ज़ीरो 2mc लैम्डा स्क्वायर बटे h, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड C पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन के C पर आपतित होने पर कोई भी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेगा यदि C के सापेक्ष A का निरोधी विभव हो। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार E बराबर होगा वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस कार्यफलन हमारा फाई। तो E है हमारी h न्यू, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस कार्यफलन फाई। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी एच न्यू माइनस फाई। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और C पर जो फोटोन आपतित हो रहे हैं उनकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई। तो यहाँ से 5 ये फाई इधर आ जाएगी, फाई बराबर आ जाएगा 5 में से 2 घट जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो फाई है वो कार्यफलन है, ये है वोल्टेज हमारा कैथोड माइनस एनोड पे, ये बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम C के सापेक्ष A का निरोधी विभव निकाल रहे हैं, तो C के सापेक्ष A का निरोधी विभव ये आ जाएगा हमारा, कैथोड उल्टा कर दें तो ये -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है हमारा आंसर। अगर C के सापेक्ष A का निरोधी विभव -3 वोल्ट हो तो C पर आपतित होने पर कोई प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन A तक नहीं पहुंचेगा, तो A ऑप्शन हमारा सही है। यह है किसी हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य को फोटोन उत्सर्जित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण करे तो फोटोन की संगत तरंग दैर्ध्य होगी। यह रिडबर्ग के सूत्र के अनुसार 1/लैम्डा बराबर होता है R1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पर n है वो कक्षों की संख्या है, तो ये आ जाएगा R1/n1 हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 5R/36, ये आ गई 1/लैम्डा की वैल्यू बराबर आ गया 5R/36। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 36/5 लैम्डा। अब अगला देखते हैं, अगर वो लैम्डा तरंग दैर्ध्य फोटो यदि इलेक्ट्रॉन चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में आ रहा है तब हमारा कितना होगा, तब होगी 1/लैम्डा बराबर R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये हमारी अगली लैम्डा डैश मान लें तो ये आ जाएगी R का मान 36/5 लैम्डा और ये आ जाएगी 144 इंटू 7। यहाँ से ये कट जाएगा 36 चौक
तो 1/λ बराबर 7/5 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, उल्टा आ जाएगा 20λ/7। ये हमारी लैम्डा यानी फोटोन की संगत तरंग दैर्ध्य आ गई है। ये है 20λ/7। डी ऑप्शन हमारा सही है। 42वां प्रश्न है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 30 मिनट है। इसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से 40% क्षय से 85% तक क्षय होने में लगा समय होगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्धायु है वो 30 मिनट है, 40% क्षय होता है, तो शेष कितना बचेगा? 60%। तो यहाँ से पहली मात्रा हम n1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 0.6 n0, यानी 40% क्षय होती है तो 60% बचती है। और दूसरी जो बाद वाली मात्रा है वो 85% क्षय होती है, बचती है हमारी 15%, तो ये हो जाएगी 0.15 n0। अब ये जो होता है बाद वाली मात्रा बटे पहले वाली मात्रा n2/n1, 0.15 n0 अपॉन 0.6 n0, n0 से n0 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगी 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ये n2/n1 ये हमारे आ गई अर्ध आयु संख्या। तो ये अर्ध आयु की संख्या कितनी हो गई? 2। अतः 60% से 15% रहने पर 2 अर्ध आयुकाल पूरे हो चुके हैं। अतः जो समय होगा टोटल वो हो जाएगा 30 एक अर्ध का आयुकाल और 2 अर्ध आयुकाल हो चुके हैं, तो 30 दूनी 60 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो ये है हमारा 60 मिनट। ए ऑप्शन इसका सही है। किसी सीई ट्रांजिस्टर प्रवर्धन में संग्राहक प्रतिरोध 2 किलो ओम है। इसके सिरों के बीच श्रव्य संकेत यानी ऑडियो सिग्नल वोल्टता 4 वोल्ट है। यदि ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धक गुणांक 100 तथा आधार प्रतिरोध 1 किलो ओम है, तो निवेश के वोल्टता का मान क्या होगा? तो वोल्टता प्रवर्धन बराबर होता है ए वी बराबर बीटा आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। बीटा है प्रवर्धक गुणांक, यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दें, 100 है। आर संग्राहक प्रतिरोध है 2 किलो ओम, तो 2000 हो जाएगा ये, बटे आर इन यानी आधार का प्रतिरोध है 1 किलो ओम, तो 1000 हो जाएगा ये, यहाँ से 1000 कट जाएगा, ये हो जाएगा वोल्टता प्रवर्धन ए वी बराबर 200 ओम। इसके सिरों के बीच श्रव्य संकेत का वोल्टता 4 वोल्ट है, तो ये वी आउट हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। हमें निकालना है निवेश की वोल्टता यानी वी इन। तो ए वी यानी वोल्टता प्रवर्धन होता है वी आउट अपॉन वी इनपुट। ये हमारा ए वी यानी वोल्टता प्रवर्धन आ गया है 200, और ये है वी आउट हमारा 4। तो निवेश की वोल्टता का मान आ जाएगा वी इनपुट 4/200। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0.2 वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 0.02 वोल्ट आया है। इसमें मिली वोल्ट में दिया गया है, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 मिली वोल्ट। तो 20 मिली वोल्ट ये सी ऑप्शन इसका सही है। 44वां प्रश्न, 2 आदर्श डायोडों को परपथ से नीचे दिए आरेख में दर्शाए अनुसार जोड़ा गया है। R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान होगा। ये परपथ हमारा दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 2 ओम का R1 प्रतिरोध है, ये R3 2 ओम और R2 जो है 3 ओम का है। यहाँ D1 डायोड है, D2 डायोड है। तो परपथ में डायोड पर जब अग्रवाइस लगाते हैं तो धारा का प्रभाव होता है। इसमें दिए गए परपथ में D1 जो है वो उत्क्रम वाइस में है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और D2 जो है वो अग्रवाइस में होगा, अतः इसमें धारा प्रवाहित
होगी तो धारा जो है R1 और R3 में प्रवाहित होगी। तो R1 में धारा कितनी आएगी वो हमें निकालना है। तो RI बराबर हो जाएगा V/R1 + R3। ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो I की वैल्यू निकालना है। V जो है हमारा 10 वोल्ट है, R1 है 2 और R3 है 2। तो ये हो जाएगा 10/4, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2.5 एम्पियर। तो ये आ जाएगी 2.5 एम्पियर। बी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 45वां प्रश्न। फिजिक्स पोर्शन का भी लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखें, नीचे दिए गए परिपथ में निर्गत y क्या होगा जबकि तीनों निवेश A, B, C प्रारंभ में 0 तथा फिर 1 है। तो ये है हमारा A, B, ये दोनों मिलके P और ये C हमारा मिलके Y जो है आउटपुट बनता है। तो आउटपुट हमारा Y जो बनता है वो बनेगा Y बराबर AB और ये होगा C का इन्वर्स। तो अगर A, B और तीनों C बराबर 0 हों तो Y बराबर हो जाएगा 0, 0 और 0, ये बराबर 0, ये बराबर आ जाएगा 1। और अगर A बराबर B और C बराबर क्या हो 1 तो फिर Y बराबर आ जाएगा 1, 1, 1 बराबर 1, ये हो जाएगा 0। तो Y जो आउटपुट होगा वो होगा 1, 0। तो यही हमारा आंसर है 1, 0। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत 2015 का फिजिक्स सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे, केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। हमारे वीडियो आपको पसंद हैं तो लाइक करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।